हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी संबंधी साइंस के कुछ PYQ क्वेश्चन लेकर आपके सामने आए हैं। इसमें टेस्ट योर सेल्फ सेट 02 यानी सेट 0.2 को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। और अगर आपको साइंस के संबंधी कुछ तैयारी है तो अगर आपको साइंस में बेसिक थोड़ा सा ठीक ठाक नहीं है तो ये आपको बेसिक जानकारी देने वाला अभी हम चला रहे हैं। तो आइए उससे संबंधित हम कुछ PYQ क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। तो अगर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो और इसमें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के साथ साथ कुछ साइंस या और भी विषयों के क्वेश्चन पेपर आपको मिलते रहेंगे। आपकी तैयारी में थोड़ी सी जान आएगी। तो आइए आपको हम इस टेस्ट के माध्यम से कुछ क्वेश्चन से अवगत कराते हैं। तो आज का क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे या किन्हें पादप की खाद फैक्ट्री कहा जाता है। तो जो कि पादप की खाद फैक्ट्री से हम समझते हैं कि इसमें कहा जा रहा है कि पौधे कहाँ खाना बनाते हैं। तो अगर ऑप्शन की बात करें तो इसमें पत्ता, तना, जड़ तथा शाखाएं हैं। तो इसमें पत्ता इसमें पौधे का रसोई घर कहलाता है, यानी कि खाद फैक्ट्री कहलाता है। जबकि तना, जड़ तथा शाखाएं ये उसके मदद करती हैं। हालांकि जड़ से आपको खनिज लवण के साथ साथ जल की पूर्ति होती है, लेकिन पत्तों में क्लोरोफिल, CO2 तथा सभी के साथ साथ खाना बनाने का भी काम पत्ते ही करते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन 1 यहाँ बिल्कुल सही है कि पौधे का खाना बनाने का अंग हो गया पत्ता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं। इनमें से 4 ऑप्शन दिए हैं। उसके बाद आपको नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का भी चयन करना है। तो इसमें कूट है केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग अब देखते हैं। कह रहा है इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में कि निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। उसमें नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन हैं। इसमें आपको ऑप्शन कुछ सही हैं और इसमें से एक से अधिक भी सही होने की संभावना है। तो ऑप्शन नंबर रोमन 1 कहता है क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करिए। तो इसमें अगर हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है तो क्लोरोफिल आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, उसके साथ जल आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल। उसके बाद जल के साथ साथ आपको खनिज लवण भी जल के साथ जाता है। तो इनमें से 5 अवयव या 5 घटक हैं, तो इनमें से 4 सही हमको लग रहा है। तो आप लोग जा सकते हैं ऑप्शन नंबर डी पर। इसमें 4 ही कूट सही हैं। क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ साथ खनिज लवण की भी संवहन होती है और उसके बाद पत्तियों के द्वारा भोजन बनाया जाता है। तो आपको यहाँ 4 ही ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या सभी पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं? पादप मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन जड़ों की सहायता से प्राप्त करते हैं। तो इसमें कूट 1 केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2 दोनों सही हैं। तो इसमें आप ध्यान देंगे कि सभी पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। तो पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, लेकिन कुछ ही पादप अपना भोजन संश्लेषित करते हैं। जबकि कुछ पौधे मृतजीवी होते हैं, जैसे कवक वगैरह, वे सड़े गले चीज़ों को खाते हैं और वहीं पर उगते हैं। और वहीं बात करते हैं कुछ पौधे कीटहारी होते हैं जो कीड़ों को खाते हैं। और दूसरा ऑप्शन हमारा कहता है तो कि पादप मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन जड़ों की सहायता से प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 तो हमारा बिल्कुल यहाँ गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 कहता है कि पादप मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन जड़ों की सहायता से प्राप्त करते हैं। ये आपको बिल्कुल सही है कि पादप वायुमंडल से नाइट्रोजन नहीं, जड़ों की सहायता से प्राप्त करते हैं। उसमें एक राइजोबियम नाम का जीवाणु जो है वो उसमें मदद करता है। तो यहाँ केवल ऑप्शन 2 हमारा सही है। तो आप ऑप्शन 2 पर, बी पर जाएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चौथा, पाचन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाचक रस सरल पदार्थों को जटिल बनाता है जो पाचन में सहायक है।
आमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत्र तथा आहार नाल से संबंध ग्रंथियां पाचक रस स्रावित करती हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं, कौन से असत्य हैं? तो अगर हम ध्यान देंगे तो ऑप्शन हमारा ए कहता है कि पाचक रस सरल पदार्थों को जटिल बनाता है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। पाचक रस जटिल को सरल बदलता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो गया। इनमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जठर रस वगैरह मदद करते हैं। वहीं आमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत तथा आहार नाल से संबद्ध ग्रंथियां पाचक रस स्रावित करती हैं, तो ये ऑप्शन हमारा 2 बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन इसमें केवल 2 सही है। आप ऑप्शन बी पर जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशे जांतव रेशे कहलाते हैं। रेशम के रेशे रेशम के कीट के कोष से प्राप्त होते हैं। भेड़, बकरी तथा याक ऊन देने वाले जंतु हैं। अगर हम ऑप्शन पर विचार करें तो इसमें जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशे जांतव रेशे कहलाते हैं। बिल्कुल सही कह रहा है। ऑप्शन A1 कहता है कि जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशे जंतुक तंतु या जांतव रेशे कहलाते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। रेशम के रेशे रेशम के कीट के कोष से प्राप्त होते हैं, ये भी हमारा सही है। उनके लार्वा प्यूपा से रेशम कीट पाया जाता है। भेड़, बकरी, याक और भी कई प्रकार के जंतु हैं जो ऊन देने वाले जंतु हैं, ये भी हमारा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। तो अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चलेंगे तो वहाँ क्या कहता है, केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, केवल 1 और 2 दोनों सही है, केवल 2 और 3 सही है, 1, 2 और 3 तीनों सही है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ करेक्ट है कि ऑप्शन 1, 2, 3 यानी डी ऑप्शन में 1, रोमन 2 और 3 तीनों ही हमारे सही हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की ओर हम लोग चलेंगे। इसमें कहता है कि निम्नलिखित में कौन कृत्रिम रेशे का उदाहरण नहीं है? नायलॉन, पॉलिएस्टर, रेयॉन और जूट। अब अगर हम ऑप्शन की ओर देखें तो इसमें नायलॉन सबसे पहला तैयार होने वाला कृत्रिम रेशा है, जो लंदन और न्यूयॉर्क के वैज्ञानिकों के द्वारा तैयार किया गया था। पॉलिएस्टर भी एक मानव निर्मित तंतु है। रेयॉन भी हमारा मानव निर्मित तंतु है। वहीं जूट जो है पादप तंतु है, जो जूट के पौधे के तनों से प्राप्त होता है। तो यहाँ हमारा केवल कौन कृत्रिम रेशा नहीं है, तो जूट नहीं है, इसलिए हमारा जूट 4 नंबर हमारे ऑप्शन सी में है। तो आप सी को यहाँ पर टिक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? 7 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन या पास्कल। अगर हम चारों ऑप्शन को देखें तो हमारे यहाँ सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन तीनों ही ताप के मात्रक हैं, जबकि पास्कल वायु दाब का मात्रक है, दाब का मात्रक है। तो इस दाब का मात्रक है, तो इसमें सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन तीनों ही ऑप्शन मात्रक हैं। वहीं पास्कल हमारा किसी भी प्रकार के तापमान का मात्रक नहीं है। ये आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया? गलत हो गया, जो कि ये आपको सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में कौन सा ऊष्मा स्थानांतरण का एक तरीका है? चालन, संवहन, विकिरण। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? 1 तथा 3। ऑप्शन बी कहता है 1, 2 और 3। ऑप्शन सी कहता है 2 और 3। ऑप्शन डी कहता है 1 और 2। तो अगर हम ऑप्शन पर विचार करें तो यहाँ हमारे ऊष्मा स्थानांतरण का तीनों ही तरीका चलता है। तो चालन, संवहन, विकिरण, जिसमें चालन धातुओं में, संवहन आपको वायु दाब, विकिरण आपको सूर्य की रोशनी के कारण, विकिरण के कारण सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचती है। तो इनमें से तीनों ही हमारे सही हैं, तो हम ऑप्शन बी पर जाकर इसको करेक्ट करेंगे। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की बात करें तो वो क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा उदासीनीकरण प्रतिक्रिया की विशेषता नहीं है? प्रतिक्रिया मिश्रण का तापमान घटता है, बहुत सारी गर्मी विकसित होती है, नमक के साथ पानी बनता है, परिणामी नमक अम्लीय, क्षारीय या उदासीन हो सकता है। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो इसमें ऑप्शन प्रतिक्रिया मिश्रण का तापमान घटता है, लेकिन उदासीनीकरण प्रतिक्रिया में मिश्रण का तापमान घटता नहीं है और कहीं ना कहीं बढ़ता है। दूसरा कहता है बहुत सारी गर्मी विकसित होती है, तो बिल्कुल इसमें तापमान बढ़ने से गर्मी भी बनती है। नमक के साथ पानी बनता है, तो अगर हम अम्ल एवं क्षार को किसी निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो उसके साथ नमक का निर्माण होता है एवं जल का भी निर्माण होता है। और परिणामी, ऑप्शन डी कहता है
परिणामी नमक अम्लीय, क्षारीय या उदासीन भी हो सकता है। यह भी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है कि परिणामी नमक अम्लीय, यदि अम्ल की मात्रा अधिक होगी तो जो बनने वाला नमक होगा वो अम्लीय गुण का होगा। अगर क्षार की मात्रा अधिक होगी, प्रबल क्षार होंगे तो क्षारीय मात्रा होगी। और अगर न तो अम्लीय अम्ल प्रबल होंगे न क्षार प्रबल होंगे तो ऐसे नमक उदासीन नमक बनते हैं। तो यहाँ हमारा कह रहा था कि प्रतिक्रिया की विशेषता नहीं है, तो प्रतिक्रिया मिश्रण का तापमान घटता है, यानी हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ सही है। तो हम ऑप्शन ए की ओर जाएंगे, हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन क्या है, सबसे पहले हम जानते हैं। हमारे दैनिक जीवन का वह परिवर्तन जिसमें वस्तु को पुरानी अवस्था में फिर से लाया जा सकता है। तो इसमें कहता है कागज को फाड़ना, रंग में परिवर्तन होना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलकर जल बनाना और कागज का जलना। तो अगर हम देखें इसमें 4 कूट दिए हैं, उनमें से हमको चयन करना है। तो कहता है कि इनमें से कौन सबसे सही सटीक है। तो भौतिक परिवर्तन, कागज को फाड़ना, रंग में परिवर्तन होना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिलकर जल बनाना और कागज का जलना। तो और कूट कहता है केवल 1, 1 और 2, 2 और 3, और ऑप्शन डी कहता है 1, 2, 3 और 4, चारों भौतिक परिवर्तन उदाहरण है। तो भौतिक परिवर्तन में कागज को हम फाड़ेंगे तो वो आपको भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, जबकि रंग में परिवर्तन होना केमिकल है, रंग तो खुद ही है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी केमिकल रिएक्शन है, और कागज के जलने के बाद वो राख के रूप में बन जाएगा, तो यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो हमारे पास कूट में केवल 1 सही बताता है। अब आगे हम नेक्स्ट सेट की ओर चलेंगे, जिसमें सेट 2 क्या कहता है। सेट 3, सेट 3 कहता है कि किसी स्थान की जलवायु इससे प्रभावित होती है, स्थल से, ऊंचाई से, समुद्र से दूरी से या उच्चावच से। सबसे पहले हम जानते हैं जलवायु के ये विभिन्न भाग हैं क्या। तो धरातल के स्थल, एक स्थान विशेष इस पर प्रभावित करता है। ऊंचाई से भी प्रभावित होता है, किसी किसी स्थान पर पहाड़ों पर जलवायु उसमें काफ़ी कम देखी जाती है। समुद्र से दूरी भी जलवायु को प्रभावित करता है। और उच्चावच, पठार, भूमि, मैदानी भाग भी जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन हम देखते हैं ऑप्शन की ओर। ऑप्शन कहता है ए 1 और 2, बी कहता है 2 और 4, सी कहता है 1, 2 और 3, और डी कहता है उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जलवायु प्रभावित हो रही है, तो चारों के चारों ही ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही हैं। तो आप चारों पर इसमें जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पवन प्रवाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। पवन प्रवाह, तो पवन प्रवाह के द्वारा शीतकाल में पवन के प्रवाह की दिशा स्थल से समुद्र की ओर होती है। ग्रीष्म काल में पवन समुद्र से स्थल की ओर बहती है। तीसरा कहता है समुद्र से आने वाली पवन अपने साथ जलवाष्प लाती है, जिससे वर्षा होती है। अब कहता है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें ऑप्शन 1 और 2, ऑप्शन 1 और 3, ऑप्शन 3, और इसमें डी कहता है 1, 2 और 3 तीनों ही सही हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि ये ऑप्शन कौन सा सही है, तो कह रहा है कि शीतकाल में पवन के प्रवाह की दिशा स्थल से समुद्र की होती है। बिल्कुल सही होती है। शीतकाल में पवन की दिशा स्थल से समुद्र की ओर देखी जाती है, जिसको हम लोग स्थलीय समीर कहते हैं। ग्रीष्म काल में पवन समुद्र से स्थल की ओर बहती है, तो समुद्र से स्थल की ओर जब बहती है तो उसको हम लोग समुद्री समीर कहते हैं। और समुद्र से आने वाली पवन अपने साथ जलवाष्प लाती है, जिससे वर्षा होती है। ये भी बिल्कुल सही बात है। संघनन के कारण बादल बनते हैं और बादल से फिर वर्षा होती है, वापस ये जल चक्र के रूप में पृथ्वी पर आते रहते हैं। तो हमारे चारों के तीनों ही ऑप्शन सही हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ सही करेक्ट है। 1, 2 और 3 तीनों ही ऑप्शन हमारा सही है। तो आप अगर इसको नोट कर रहे हो तो तीनों ही ऑप्शन आप नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 क्या कहता है, चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र है, इसे तूफान की खाली स्थान कहा जाता है। भुजा, हृदय, नेत्र या सिर। तो चक्रवात एक तेज हवाओं के बवंडर, जिसको हम लोग चक्रवात के नाम से जानते हैं, उसको चक्रवात कहा जाता है, साइक्लोन कहा जाता है।
तो इसे तूफान की आंख के नाम से या नेत्र के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी यहाँ बिल्कुल सही है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 4th की ओर चलेंगे। ये क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ हमारी पेशियों में संचित होता है, हमारी मांसपेशियों में संचित होता है, जिसके कारण ऐंठन देखी जाती है। तो 4 ऑप्शन हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक अम्ल या एसिड, जल या अल्कोहल। तो अगर हम बात करें चारों ही ऑप्शन पर, तो इसमें लैक्टिक अम्ल के बारे में आप जान लें, इसमें आपको लैक्टिक अम्ल ऑप्शन सही है। तो क्योंकि लैक्टिक अम्ल क्या होता है कि अवायवीय श्वसन के कारण इसमें ऑक्सीजन के 6 अणु की जगह पर 3 परमाणु के बनने से मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का जमा होता है, जिससे तेज मांसपेशियों में तेज दर्द या ऐंठन महसूस होती है। तो ये अवायवीय श्वसन के कारण हमारे मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जम जाता है, जिसके कारण ये आपको तेज दर्द महसूस होता है। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे चलेंगे। 5वां कहता है, श्वेत रक्त कोशिकाएं अथवा कणिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं अथवा कणिकाएं WBC निम्न में से क्या कार्य करती हैं, व्हाइट ब्लड कार्पल्स या सेल्स क्या काम करती हैं, उसके विषय में हमारे पास क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं, कहता है कि ऑक्सीजन का वहन करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का वहन करती हैं, रोगाणुओं का विनाश करती हैं, रक्त का थक्का बनाती हैं। तो चारों ही ऑप्शन बिल्कुल देखने लायक हैं आपको। तो ऑक्सीजन का वहन करते हैं। अब अगर हम देखें तो हमारे रक्त में 3 प्रकार के रक्त अवयव पाए जाते हैं, RBC लाल रक्तकण, WBC श्वेत रक्तकण और प्लेटलेट्स या रक्त बिंबाणु। जिसमें RBC का काम है, उसमें आयरन की मात्रा पाई जाती है, जो हमारे रक्त को ऑक्सीजन का वहन करता है। कार्बन डाइऑक्साइड का वहन आपको क्या कहते हैं, शिराओं के द्वारा आता है। रोगाणुओं का विनाश करने के लिए ही हमारे WBC रक्त का इसमें निर्माण होता है। तो ये एंटीबॉडी बनाते हैं और रोगों से लड़ने की क्षमता देते हैं। और वहीं रक्त का थक्का बनाने के लिए रक्त बिंबाणु या प्लेटलेट्स होते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन बिल्कुल सी सही है कि WBC का काम रोगाणुओं से लड़ना होता है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की ओर चलेंगे। 6 क्या कहता है, कॉड लीवर तेल में विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये कॉड लीवर तेल निम्न में किस जीव से प्राप्त किए जाते हैं। कॉड लीवर तेल विटामिन डी देता है, बिल्कुल सही बात है। तो 4 ऑप्शन है, मेढक, मछली, सांप, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से अगर हम बात करें तो मछली के द्वारा कॉड लीवर तेल निकाला जाता है, जिससे कई प्रकार के दवाएं, जैसे फोलिक एसिड की दवाएं, खून बनाने की दवाएं, इससे तैयार की जाती हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही है, कॉड लीवर तेल आपको मछलियों से बनाए जाते हैं। तो ये आप ऑप्शन बी को आप लॉक करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 7 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि हाँ, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है। स्वर्ण क्रांति, तो चूंकि स्वर्ण क्रांति बहुत प्रकार के रिवोल्यूशन या क्रांति हमने देखा है, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, तो यहाँ है स्वर्ण क्रांति। तो इसमें ऑप्शन 4 ऑप्शन है, कीमती खनिज से, दलहन से, जूट से, बागवानी और शहद से। तो सबसे पहले स्वर्ण क्रांति बागवानी और शहद से कही जाती है। तो आप इस पर ऑप्शन नंबर डी को कलर करें। अगर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि दूध से दही बनने की प्रक्रिया में निम्न में से किस सूक्ष्म जीव की आवश्यकता होती है। तो दूध से दही बनने के लिए एक जीवाणु है जो जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस जीवाणु, और जबकि कवक का काम दूध से दही बनने में नहीं, उसमें आपको ब्रेड या पावरोटी को मुलायम करने में काम आता है। विषाणु आपको टीके बनाने के लिए काम आते हैं। तो दूध से दही बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस नाम का एक जीवाणु है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही है, ये जीवाणु ही दूध से दही बनाने में काम आते हैं, जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। आप लैक्टोबैसिलस भी ऐड कर सकते हैं अगर आप क्वेश्चन उतार रहे हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की ओर हम लोग आगे चलेंगे। 9 क्या कहता है, आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। आग बुझाने वाले कर्मचारी जैसे फायरमैन सर्विस वाले जो होते हैं, उनके बॉडी पर एक परत चढ़ी होती है जो उन्हें अग्निरोधक बढ़ाते हैं। क्योंकि अगर फायरमैन सर्विस वाले लोग अगर बीच आग में चले जाएंगे तो उनकी बॉडी भी जलने की संभावना होती है, जिससे उनको फायर सर्विस कर्मचारियों को एक अलग प्रकार का ड्रेस दिया जाता है। तो उसमें मेलामाइन, बैकेलाइट, पॉलिएस्टर, टेफ्लॉन
4 प्रकार के ऑप्शन दिया जाता है। तो आग बुझाने वाले फायरमैन कर्मचारियों के मेलामाइन जो कि अभ्रक से तैयार होने वाला एक वस्त्र है उसका बना होता है, जो उन्हें अग्निरोधक बनाते हैं या गर्म भी नहीं होते हैं और तेजी से जलने से भी उनको बचाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए मेलामाइन जो कि अभ्रक के द्वारा बनाया जाता है, आपको उससे तैयार किया जाता है। अभ्रक के बारे में जान लें, भारत में सबसे अधिक अभ्रक झारखंड कोडरमा में प्राप्त होता है। इसके कई सारे उपयोग हैं, इसमें मेलामाइन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन रहा। तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? सोडियम, मरकरी, पोटेशियम, उपयुक्त में से सभी। अगर हम चारों ही ऑप्शन पर देखें तो सोडियम एक ठोस धातु के रूप में रहती है, मरकरी जिसे पारा, इसे आपको ठोस द्रव धातु के रूप में जाना जाता है, और पोटेशियम भी ठोस धातु के रूप में है। तो यहाँ पर मरकरी या पारा आपका बिल्कुल सही ऑप्शन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, मरकरी या पारा। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो गया, मरकरी या पारा। और अगर बात करें अधातु की, तो अधातु में ब्रोमीन नामक अधातु भी द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो आज हमने आपके लिए सेट 2 और 3 आपके सामने लेकर आए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर कमेंट करें, और आगे भी आपके लिए हम सेट लेकर उपस्थित होंगे। तो आगे के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद।